कमल का फूल। अच्छा ठीक है। 2014 के रण में बड़े बड़े दिग्गज अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस चुनावी महाभारत में कुछ रण ऐसे भी हैं जहां बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। और ऐसी ही एक सीट है दिल्ली की चांदनी चौक। पुरानी दिल्ली की सीट से बड़े बड़े सूरमा लोकसभा पहुंचे हैं और इस बार भी चांदनी चौक के अखाड़े में 3 बड़ी पार्टियों के 3 बड़े नेता हैं। चांदनी चौक से दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता हर्षवर्धन मैदान में हैं, तो बीजेपी के इस हुंकार को ललकार रहे हैं आम आदमी पार्टी के दिग्गज आशुतोष। वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता कपिल सिब्बल भी अपनी सीट बचाने की चुनौती को लेकर मैदान में हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दिल्ली में लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े रण में शामिल महारथियों को। आज न्यूज नेशन पर हर्षवर्धन से लेकर आशुतोष और कपिल सिब्बल हर कोई सामने रखेगा अपने वादे और दावे। हर महारथी देगा दिल्ली की जनता के सवालों का जवाब। ये सब जानने के लिए देखिए अखाड़ा चांदनी चौक। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन न सिर्फ लोकसभा में उम्मीदवारी अपनी सामने रख चुके हैं, बल्कि दिल्ली विधानसभा में बस मुख्यमंत्री। मैं हूं अजय कुमार और आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन न सिर्फ लोकसभा में उम्मीदवारी अपनी सामने रख चुके हैं, बल्कि दिल्ली विधानसभा में बस मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। हालांकि ये कसक शायद उनकी बची रह गई होगी, लेकिन आज बहुत सारी बातों का खुलासा खुद वो करेंगे दिल से। स्वागत है आपका हर्षवर्धन साहब। हर्षवर्धन साहब, ये कशिश क्या आपके भीतर रह गई? 32 विधायक आपके पास और आप लगभग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे, लेकिन आज एक बार फिर चुनावी अखाड़े में। क्या ये कशिश कहीं रह गई? क्या खला रह गई आपके? जो कशिश पैदा ही नहीं हुई तो उसके रहने का क्या सवाल होता है। देखिए, हम लोग, मैंने बहुत बार कहा है कि हम लोग राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से, अटल जी जैसे महान लोगों से प्रेरणा लेके काम करते हैं। हम लोग राजनीति में केवल सत्ता के लिए काम नहीं कर रहे हैं जी। सत्ता मिल जाए, सत्ता भी सेवा का माध्यम है। सत्ता मिल जाए योजना के हिसाब से, सत्ता के अंदर जाके सत्ता के माध्यम से लोगों की सेवा करना है, वो एक योजना का पार्ट है। लेकिन सत्ता नहीं मिली तो सेवा नहीं कर सकते हैं, काम नहीं है कोई, ऐसा नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से बाकी सारे लोग हो सकता है दुखी हो गए होंगे कि साहब डॉक्टर हर्षवर्धन को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, वो बने नहीं। लेकिन अगर मुझसे हताशा तो बहुत थी। मुझसे आप पूछे तो सच मायने में मुझे कोई उस तरीके से कोई दुख नहीं हुआ, किसी तरीके का दुख नहीं हुआ, कशिश तो पैदा ही नहीं हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप हमेशा से एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर रहे जो बहुत मधुर वाणी का माहिर पारंगत माना जाता रहा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हर आदमी से मिलता जुलता रहा। लेकिन जब आप जैसा व्यक्तित्व कुछ इस तरह की बातें कहे कि ये मोदी की लहर नहीं है, ये एक आंधी है, ये कहे कि भाई नरेंद्र मोदी को इस बार भगवान भी शायद नहीं रोक सकते हैं देश का प्रधानमंत्री बनने से, तो जरा लगता है कि भाई ये क्या मसला है। इससे पहले कि मैं आपकी टिप्पणी इस पर लूं, आइए आपको दिखाते हैं और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि आपने कहा क्या था, ताकि उसके बाद हम सीधे आप पर से इसकी चर्चा भी करें। आइए देखते हैं। देखिए, ऐसा है कि जहां तक नरेंद्र मोदी जी का विषय है, वो असाधारण प्रतिभा के, असाधारण गुणों के धनी और एक ऐसे श्रेष्ठ भारत माता के सपूत हैं जिन्होंने अपने गुड गवर्नेंस से पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। इस देश की जनता ने अब तय कर लिया है कि 2014 में अगले 5 वर्ष के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और मुझे लगता है कि अब शायद भगवान जी को भी उनको प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए मेहनत करनी पड़े। तो आपने तो भगवान जी को भी चैलेंज कर दिया। देखिए, एक्चुअली मैंने जो कहा था ना, मैंने ये खाली एक बार नहीं कहा जी, मैंने ये बात कई बार कही है जी। आपके पास शायद एक बयान मेरा है, निजात चाहते बार बार क्यों दिखाएं, एक ही बार काफी है। लेकिन मेरा जो आशय था, ये एक्चुअली एक बार मुझसे सवाल पूछा था एक रिपोर्टर ने जी, और वो सवाल था अरविंद केजरीवाल जी के संदर्भ में जी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी वहां जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, सारे देश में कैंपेन कर रहे हैं, वो उनको मोदी जी के रथ को रोक देंगे, रोक पाएंगे। तो मैंने उनको ये कहा था कि देखो भाई,
अभी अरविंद केजरीवाल जी जो है वो तो क्या रथ रोकेंगे। इस समय मोदी जी की इतनी लहर है जी, उनके प्रति लोगों के मन में इतना उत्साह है, वो इस देश के लोगों की एस्पिरेशंस का प्रतीक बन गए हैं, लोगों की जो सपना है उसका प्रतीक बन गए हैं जी। और शायद भगवान को भी इस समय जो उसने डिसीजन कर लिया है उसको परिवर्तन करने के अंदर उसको बहुत कठिनाई होगी। और अभी साल 6 महीने से जितना मैं इस देश में जहां भी गया हूं और जितना मैंने अपने एनालिटिकल माइंड से या जिसे कहते हैं साइंटिफिक माइंड से या डॉक्टर वाली अपनी जो भी कह लीजिए प्रतिभा है उससे जो मैंने पल्स डायग्नोज की है, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि यह चुनाव जो है, इस चुनाव में आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे ज़्यादा अप्रत्याशित नतीजा आ सकता है। डॉक्टर साहब, क्या आप 300 सीट या उसके ऊपर देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं ये कोई सीटों की गिनती वाला मैंने कोई सर्वे नहीं किया, ना मैं उस एंगल से। नहीं, देखिए, आप अप्रत्याशित अगर नतीजा कहते हैं मैं इसलिए कह रहा हर्षवर्धन जी, आप जैसे नेता जब इस तरह की बात करते हैं, अप्रत्याशित इसलिए कह रहा हूं, उम्मीदें बहुत ज्यादा बन जाती हैं। एनीथिंग कैन हैपन इन दिस इलेक्शन जी, क्योंकि ये एक ऐसा इलेक्शन है, देखिए, जिसमें एंटी इनकम्बेंसी भी एक्सट्रीम पर है जी, और पॉजिटिविटी फॉर ए पर्सनैलिटी एंड हिज विजन इज ऑल्सो द अदर एक्सट्रीम। दोनों चीजें एक साथ बहुत कम चुनावों में, शायद किसी चुनाव में अभी तक नहीं देखी गई हैं। इसलिए मैं कहता हूं इसके रिजल्ट्स अनप्रिडिक्टेबल होंगे। और मोदी जी आज देश के हर इंसान के हृदय में स्थान बना चुके हैं, इसको कोई माने या ना माने, ये सच्चाई है। मैं दरअसल बहुत सारे सवाल इसमें मैं फटाफट बीच में आपको काट के पूछूंगा, तो बुरा मत मानिएगा। अगर ऐसा है तो अरविंद केजरीवाल या उनकी पूरी कंपनी, जिसे आम आदमी पार्टी कहते हैं, वो कह रही है कि भाई अगर ऐसा है तो आप 2 जगह से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? वाराणसी से लड़िए, हम मुकाबला कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, एक बात समझ लीजिए अजय जी, ये कोई पहली बात तो है नहीं जी कि कोई देश का बड़ा नेता 2 जगह से चुनाव, ये स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी भी 2 जगह से चुनाव इसलिए नहीं लड़ती थी कि कोई एक जगह से उनको कोई कठिनाई है। इसलिए बड़े नेताओं के बारे में देश भर में डिमांड होती है। अभी नरेंद्र मोदी जी को उत्तर प्रदेश में इतने लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ से आके चुनाव लड़िए, हमारे यहाँ से करिए। साउथ में बहुत सारी जगह पे लोग बोलते हैं जी। तो अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है देश का, सबसे ज्यादा वहाँ सीटें हैं, हर सीट पे लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर चुनाव लड़े, तो आखिर चुनावी राजनीति या रणनीति के तहत ही मान लीजिए और लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए अगर वो वहां पर भी चुनाव लड़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है कि अरे यार इधर गड़बड़ हो सकती है तो उधर भी चुनाव लड़ लो। ये अरविंद केजरीवाल जो है ना, ये तथाकथित ये राजनीति तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके की थी, लेकिन उनकी सोच जो है वो सारी उनकी राजनीति केवल झूठ, फरेब और जिसे कहते हैं कि लोगों को गुमराह करने पर एक तरह से फोकस हो गई है और अब वो देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। उनकी बातों को आप लोग अभी भी तवज्जो दिए जा रहे हो, देश इतनी तवज्जो अब नहीं दे रहा है। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, अगर देश तवज्जो नहीं दे रहा तो मोदी साहब को क्या जरूरत आन पड़ी थी ये कहने की कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पाकिस्तान के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि 47 नहीं है कि 39 है। एक बात सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ने तो बहुत बाद में कहा है जी। अभी आर.के. ओहरी साहब ने इतना बड़ा आर्टिकल लिखा है, जो सीनियर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, आप कहे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, जिसमें उन्होंने फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ ये सिद्ध करके दिखाया है कि अरविंद केजरीवाल के आईएसआई के साथ भी गंभीर संबंध हो सकते हैं। और मैं खुद देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला बयान है। देखिए, आप छोड़िए ना, देखिए मैं सुन लीजिए आप मेरी बात। मैं एक कोट कर रहा हूँ एक व्यक्ति को जिसका आर्टिकल नेट के ऊपर है, आपके पास लिंक भेज दूंगा। आर.के. ओहरी को छोटे मोटे आदमी ने, सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, और उनके जो अमेरिका के कनेक्शंस, CIA के कनेक्शंस, उसके बारे में तो हम स्वयं भारत के राष्ट्रपति को शिकायत करके आए थे, मैं लिखित में दे के आया था। अरविंद केजरीवाल कम से कम देश के सामने एक राजनीतिक विकल्प बनने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक स्वच्छ राजनीति करने का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली के चुनाव से पहले तक आप लोग आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा आंकते नहीं थे। उनकी सीटें आ गई 28 और उसके बाद आपके सबसे बड़े विरोधी के तौर पर वो सामने आ गए। क्या ये अचानक दिल्ली के चुनाव के बाद का बदलाव है, या आपको उससे पहले से लगने लगा था कि यह आदमी भरोसे के काबिल नहीं है? देखिए, ये आदमी झूठ बोलता है जैसा कि आप कह रहे हैं। देखिए, दोनों बातें हैं।
अरविंद केजरीवाल जी ने जब ये कहा कि वो भारत में शुचिता लाना चाहते हैं राजनीति में, जी, मैं समझता हूं कि मैं उनकी लगातार इज्जत करता रहा हूं। उन्होंने जब कहा मैं भ्रष्टाचार को इस देश से समाप्त करने के लिए आंदोलन खड़ा कर रहा हूं, मैं उनकी हृदय से इज्जत करता रहा हूं। लेकिन जब हमने देखा कि राजनीति के क्षेत्र में आने के लिए जिस प्रकार के उन्होंने हथकंडे अपनाए चुनाव के दौरान और राजनीति में आने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले भ्रष्टाचार से ही कॉम्प्रोमाइज किया, सबसे पहले जो है भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, सबसे पहले शीला जी को लेट ऑफ करने के अंदर सबसे बड़ा योगदान उनका रहा, और फिर एक नहीं कम से कम सैकड़ों लगातार झूठ बोलते रहे। अब तो उनके झूठों के ऊपर पुस्तक पब्लिश हो सकती है। मैंने कई संस्करण, यानी एक बार मैंने 30 उनके पब्लिश किए, एक बार मैंने उनके 49 पब्लिश किए, एक बार मैंने उनके 18 पब्लिश किए। मैंने विधानसभा के अंदर 2 बार बातें की। आज तक किसी जो उन्होंने गुमराह किया है, झूठ है, उसका वो जवाब नहीं दे पाए हैं देश को। तो अब अगर आप आज उनको कंपेयर करेंगे तो बहुत मजेदार चीज करते हैं ना। मैं अभी आपकी एक कोट को भी अभी दिखाऊंगा ताकि आप उस पर भी अपनी टिप्पणी रख सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल को आप लोग एक मुद्दे पर घेरना चाहते हैं, वो आपके लिए 4 नए मुद्दे लाकर खड़ा कर देते हैं। आप उन्हें एक जगह कहीं किसी किनारे में खड़ा करते हैं, वो 5 नए मुद्दे आपके लिए खड़ा कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल तो ऐसा लगता है कि पिटारा लेकर चलते हैं। आप उनके ऊपर एक मिसाइल फेंकते हैं, वो 10 मार देते हैं आप पर। देखिए, अब उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। उनके जो दिए गए बयानों को इस देश में अब कोई सीरियसली नहीं लेता। मुझे पता नहीं कि केजरीवाल तो ऐसा लगता है कि पिटारा लेकर चलते हैं। आप उनके ऊपर एक मिसाइल फेंकते हैं, वो 10 मार देते हैं आप पर। देखिए, अब उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। उनके जो दिए गए बयानों को इस देश में अब कोई सीरियसली नहीं लेता। मुझे पता नहीं कि आप लोग कब तक सीरियसली लोगे। जब आप लोग उसको भगवान बताते थे कि ये कोई हमने ऐसा कभी नहीं आप तो भगवान को भगवान आप लोगों ने यानी मैं आपसे पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा, जनरल जब मीडिया जो है वो ऐसे पिक्चराइज उसने किया अरविंद केजरीवाल को कि जैसे कोई एक ऐसा राजनीति में आ गया है व्यक्ति जो सारे देश की सारी समस्याएं, सारे भ्रष्टाचार बटन दबा के वो दूर कर देगा और भगवान के जैसा उसके पास ताकत है। और उस समय जो है अरविंद केजरीवाल को मीडिया खराब नहीं लगता था। जब नरेंद्र मोदी जी को मीडिया जो है खूब 10 साल तक अकारण जो है बदनाम करता रहा, कुछ ना कुछ उनके खिलाफ बोलता रहा, तब उनको मीडिया खराब नहीं लगता था। अब मीडिया उनकी जो असली सच्चाई है, झूठ वाली सच्चाई, वो जब थोड़ा थोड़ा दिखाने लगा है तो अब वो आपको कहते हैं कि आपको जेल में डाल देंगे। तो देखिए, उनकी बातों को अब कोई सीरियसली नहीं लेता। तो हर कोई जेल में डालने के लिए अब ये बताइए कि कोई आदमी राजनीति के अंदर संविधान को अपमानित करे, गणतंत्र, जिस गणतंत्र के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने, हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राण दिए, उस गणतंत्र के लिए आप कहें कि साहब ये तो वीआईपी तमाशा है। व्हाट इज दिस? कोई क्या देशभक्त हिंदुस्तानी ये सब चीजें टॉलरेट कर सकता है? बिल्कुल, एक बहुत बारीक सवाल, लेकिन इसके बहुत सारे मायने निकलते हैं। मोदी जी के बारे में हर कोई एक सांप्रदायिक छवि की बात करता चला जाता है। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव दरअसल विकास के एजेंडे से भटक कर सांप्रदायिकता के एजेंडे पर जा बैठा है? क्योंकि हम लोग यही देख रहे हैं, आज कोई विकास की बात करता दिख नहीं रहा है। शायद मोदी जी को भी अपने आप को सही ठहराने के लिए कई ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं जो कि वो आमतौर पर या नॉर्मली ना कहें। देखिए, ऐसा है कि 10 साल से ज्यादा समय तक मोदी जी को बदनाम करने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए जी। पूरा कोशिश की गई कि ये सांप्रदायिक हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। इतना कोई, मैं समझता हूँ आप लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जैसे झूठ के पांव नहीं होते और सच जो है शाश्वत होता है, वो चीजें मोदी जी के केस में भी सिद्ध हो गई और अरविंद केजरीवाल के केस में भी जो है उनका झूठ जो है वो लोगों के सामने एक्सपोज हो गया। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो सांप्रदायिक वाला जो विषय आप उठा रहे हैं जी, आज मुस्लिम लोग भी जो है, अगर ईमानदारी से गुजरात के अंदर आप जाके देखिए, बहुत बड़ी संख्या के अंदर मुसलमान नरेंद्र मोदी जी की बहुत इज्जत करते हैं। इसलिए इज्जत करते हैं कि वो केवल एक ही बात सोचते हैं, विकास, और विकास के अंदर भी हर आदमी का विकास, हर धर्म का विकास, और उनके लिए सिर्फ एक इंसानियत का जो धर्म